हेलो। हेलो। जी। हाँ संतोष हाँ सर, हाँ, जो सुन पा आपने रहे कल, हैं। हाँ कल कल का वीडियो तो आया ही नहीं है हमारे पास। ओके, वीडियो देखिए आ जाएगा। वीडियो इसलिए नहीं किया आप लोगों का क्योंकि वीडियो अपलोड करने का काम हमारे ग्रुप में शहजाद सर करते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, अच्छा। सुन पा रहे हैं। तो वीडियो अपलोड करने का काम शहजाद सर का है। तो एक्चुअली शहजाद सर अभी 3 दिन की छुट्टी में है। उनका खुद का शादी है। तो वो जब आएंगे तो आप लोग पार्टी भी लेंगे और वीडियो भी लेंगे, ठीक है। जी, सुन पा रहे हैं। ठीक 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 है सर, ठीक है सर। हाँ, तो उनका शादी है, जिस वजह से उनका कल मैरिज है 23 को। तो वो अभी 4 दिन की छुट्टी में है। तो मेरे ख्याल से अभी 2-3 दिन की वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद सारी वीडियो मिल जाएंगे आप लोगों को। हमारे तरफ से उनको विश भेजिए। जी जी, वो आएंगे तो हम लोग मिलके उनको विश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके। चलिए, सबसे पहले हम लोग पैरेलल और सीरीज समझते हैं कि हमारे मदरबोर्ड में जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, जितने भी कंपोनेंट हैं, हर कंपोनेंट किसी न किसी एक लाइन में लगा हुआ है। एक लाइन का मतलब होता है किसी न किसी एक वे से कनेक्टेड है। और वो जो वे है वो कोई ना कोई वोल्ट की लाइन है या कोई ना कोई सिग्नल की लाइन है। चाहे वो 3.7 वोल्ट की लाइन हो, चाहे वो 1.8 वोल्ट की लाइन हो, या 1.2 हो, 1.0 हो, 2.8 हो, हर लाइन में आपको कैपेसिटर मिलेंगे। तो वो कैपेसिटर आपको सीरीज और पैरेलल की कनेक्टिविटी में वो वहां कनेक्टेड रहते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि सीरीज और पैरेलल होता क्या है, किस वजह से सीरीज और पैरेलल हमारे मदरबोर्ड में बनते हैं। तो चलिए हम सीरीज पैरेलल को समझते हैं। माइक को आप लोग बंद रखेंगे, माइक बंद रहेगा, सही रहेगा, डिस्टरबेंस नहीं होगा किसी को। देखिए, पैरेलल सीरीज, यस करके मैंने दिया है, पैरेलल ऑब्लिक सीरीज, पैरेलल और सीरीज। दिखाई नहीं दे रहा सर। हाँ, देगा देगा देगा। तो ये पैरेलल और सीरीज, ठीक है। इसको अब हम थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं क्योंकि कैमरा में कम ही स्पेस रहता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि ये हमारा सेल है, ऐसे समझ लीजिए ये मैं हमारा विचार विमर्श चालू है। ये हमारी बैटरी है। पूछ लिया, पकौड़े तो बना ही दिए, सब्जी थोड़ी बहुत बनानी पड़ती। माइक बंद कीजिए, माइक प्याज बंद टमाटर कीजिए, की बनावा आवाज आ रहा है, माइक बंद कीजिए। हाँ भाई लोग इसको सब क्या माइक विचार बंद विमर्श कीजिए, पता नहीं चलता है क्या बोल रहा है सर। बुक उठा मार पग दुख रहे भयंकर लगो। चलिए, मैंने माइक बंद रखा है। सबसे पहले ये हमारी सेल है। इस सेल से जो भी वोल्टेज निकलते हैं, तो आप अपनी मदरबोर्ड में अगर वोल्टेज कनेक्ट करते हैं तो एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। सबसे पहले प्लस माइनस को हम लोग फॉलो करते हैं। तो माइनस की ये हमारी एक लाइन हमारे मदरबोर्ड में रन करता है, ठीक है। और एक लाइन रन करता है ये प्लस की, ठीक है। ये प्लस का लाइन होता है, ये बैटरी की हमारी प्लस है। अगर ये हमारी सपोज दैट 3.7 वोल्ट की लाइन है, 3.7, तो यहां से ये वोल्टेज जो हमारा आगे जाएगा, यहाँ पे एक ना एक रजिस्टर लगेगा और एक ना एक क्वाइल लगेंगे, ठीक है। एक क्वाइल और एक रजिस्टर, और ये वोल्टेज हमारा आगे की ओर निकल जाएगा। यहाँ पे आपको एक कैपेसिटर लग करके ग्राउंड होते हैं, फिर दूसरी कैपेसिटर लग करके ग्राउंड होते हैं। इस तरह से कुछ जगह डायोड भी लग करके ग्राउंड होते हैं। तो ये हमारी क्या है, ग्राउंड का सिंबल है। ये ग्राउंड का मतलब होता है नीचे की एरिया जो इस माइनस से कनेक्ट हो जाता है, ये ग्राउंड का सिंबल होता है इस तरह से। और आगे जो है हमारी ये सर्किट, ये
आईसी में एंट्री कर जाता है, ऐसे समझिए। ये यहाँ आईसी है, उसमें ये वोल्टेज जो है प्लस और माइनस एंट्री होता है। तो यहाँ होता क्या है, हमारी जो यहाँ एक छोटा सा सर्किट बना है, ठीक है, बैटरी आपको दिख रहा होगा, ये जो सर्किट बना है, इस सर्किट में अगर यहाँ पे जो जितने भी लगे कैपेसिटर है, चाहे यहाँ मैंने 2 लगाया, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकता है, 10 हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, बट 2 4 6 तो जरूर मिलेंगे। तो ये कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाए तो आपको ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो ग्राउंड बताने लगेगा। यानी मीटर अगर आप बैटरी की कनेक्टर पे अटैच करेंगे प्लस माइनस के बीच में, तो वो बीप करने लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ से आप बैटरी को रिमूव करके यहाँ चेक करेंगे तो बीप करने लगेगा, और अगर बैटरी लगा देंगे तो इसकी जो 3.7 वोल्टेज है ये आपको बताएगा नहीं, वो माइनस हो जाएगा। तो ये जो कैपेसिटर लगे रहते हैं, ये सारे के सारे कैपेसिटर जो है ये पैरेलल होता है, क्योंकि इसकी एक लाइन पॉजिटिव में है और दूसरी लाइन इसकी निगेटिव से जुड़ा है, तो इसे पैरेलल कहते हैं। यहाँ डायोड की भी एक लाइन जो है पॉजिटिव से है, दूसरी लाइन इसकी नेगेटिव से है। तो यहाँ कैपेसिटर कर क्या रहा है, सवाल होता है कि यहाँ क्यों है कैपेसिटर। कैपेसिटर का यहाँ काम होता है कि सेल से जो भी सप्लाई निकलेंगे, उस सप्लाई को ये फिल्टर करेगा, यानी कि उसे शुद्ध करने का काम करेगा। जितने भी कैपेसिटर रहते हैं, इसका काम होता है वोल्टेज को फिल्टर करने का। डायोड है, इसका क्या काम होगा, इसका काम होगा उस वोल्टेज को फिक्स करना, कि अगर ये वोल्टेज 3 से बढ़ करके सपोज 6 हो गए, तो ये डायोड शॉर्ट करेगा, जिससे आपकी जो ये वोल्टेज है आईसी में जाने से बचेगा और आपकी आईसी जो है जलने से बचेंगे। तो सर्किट में हम रेजिस्टेंस को R से डिनोटेट करते हैं, कॉइल को L से डिनोटेट करते हैं, कैपेसिटर को C से करते हैं और डायोड को D से करते हैं। ये इसका डिनोटेड वर्ड होता है स्कीमेटिक में, ठीक है। तो ये जो हमारी लाइन है 3.7 वोल्ट की, ये लाइन हमारा वीबैट लाइन कहलाता है, वीबैट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक भी अगर कैपेसिटर शॉर्ट कर जाए तो सारी की सारी कैपेसिटर और ये डायोड शॉर्ट बताने लगेंगे। तो यही होता है पैरेलल और सीरीज। और सीरीज में ये जो आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ और कॉइल लगा हुआ है, ये सीरीज में लगा हुआ है, ताकि बैटरी की पहली वोल्टेज रेजिस्टेंस के एक छोर पे आता है और दूसरे छोर से आउट होकर के फिर कॉइल में एंट्री, फिर कॉइल से आउटपुट होकर के वो आईसी में एंट्री। तो यहाँ से अगर रेजिस्टेंस ओपन हो जाए या कट जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस, हेलो सर, हाँ आवाज कट आ रही है, कट आवाज कट क्या आ रहा है जी, और भी और भी हेलो जी जी, हमारी आवाज कट रहे हैं क्या, और भी किन्हीं को लग रहा है? अब ठीक आ रही है, अब ठीक है। एक डाउट है इधर। हेलो, ओके, हाँ सर, जो हम आपने बोला ना ये कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ से हमने बैटरी दिया है 3.7 वोल्ट। हाँ 3.7 वोल्ट ये पास करता है रेजिस्टेंस और कॉइल में भी। आईसी तक अगर ये फिल्टर करता है, कैपेसिटर फिल्टर करता है, आईसी तक कितना वोल्ट पहुंचता है? 3.7 या कम, इससे कम? ये 3.7 ही पहुंचेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है ओम्स के लगे हुए हैं और कॉइल भी जो है आपका सिर्फ आपके वोल्टेज को स्टेबल करता है, ये ड्रॉप नहीं करता है। अच्छा। यहाँ एक्चुअली बात हमें यहाँ अभी ये समझना है कि हमारी कौन सी कंपोनेंट किस सिचुएशन में लगे हुए हैं, कौन कंपोनेंट्स का जो एंगल है वो पैरेलल है और कौन सी कंपोनेंट्स का एंगल जो है वो सीरीज है, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ इस चीज को क्लियर करना है। तो यहाँ हमारी जितने भी कैपेसिटर डायोड है, इसे पैरेलल कहते हैं। पैरेलल का मतलब होता है कि यह इसकी एक लाइन पॉजिटिव से होगा, दूसरी पॉजिटिव मींस वो मेन लाइन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो लाइन 1.8 वोल्ट की हो, 2.8 वोल्ट की हो, कुछ भी लाइन की हो, और वो कितने वोल्ट की लाइन है उसको तो हम सर्किट से डायग्नोस कर लेंगे, स्कीमेटिक से डायग्नोस कर लेंगे, बट उसकी में जो लगे कंपोनेंट है उसकी लगने की सिचुएशन क्या है, सीरीज है या पैरेलल है। तो जितने भी यहाँ कंपोनेंट है ये सारे के सारे पैरेलल है और जो रेजिस्टेंस कॉइल है वो हमारी सीरीज है। तो सीरीज अगर कट जाएगी तो यहाँ की जो वीबैक की लाइन है वो हमारा आईसी तक नहीं मिल पाएगा, तो एक वोल्टेज यहाँ आकर के ड्रॉप हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। और अगर कॉइल कट जाएंगे तो यहाँ तक हमें 3.7 वोल्ट मिलेगा और आगे नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गए ओपन हो जाना, कट जाना। और अगली चीज है कि जब हमारी सर्किट में शॉर्ट लगते हैं, यानी कि पूरी की पूरी लाइन जो हमारे ड्रॉप करते हैं, उस सिचुएशन में होता है कि ये कैपेसिटर और डायोड शॉर्ट कर जाते हैं। अगर एक भी कैपेसिटर या डायोड हमारा शॉर्ट कर जाए, सपोज दैट अगर हमारा ये कैपेसिटर शॉर्ट है,
तो इसको फाउंड करने का तरीका क्या है, ये चीज पे भी जरा गौर कीजिए कि अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट है, हमें मालूम नहीं है, हमें ट्रेस करना है कि ये इसमें कंपोनेंट शॉर्ट है। इसको ट्रेस करना हो, माइक को बंद कर लीजिए, जिनका भी माइक ऑन है माइक बंद कर लीजिए। तो अगर इनमें से कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट है या डायोड शॉर्ट है, इसको ट्रेस करने का तरीका है कि यहाँ जो हमारी आईसी लगी हुई है, जो भी हमारी आईसी यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि हमारी ये वीबैक की लाइन कंप्लीटली वीक दे रहा है, तो आईसी शॉर्ट हो, डायोड शॉर्ट हो, कैपेसिटर शॉर्ट हो या ये कैपेसिटर शॉर्ट हो, रेजिस्टेंस कॉइल शॉर्ट नहीं होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस कॉइल जो है सीरीज में है, ये कभी शॉर्ट नहीं करेगा, ये को शॉर्ट कर देता है ये कैपेसिटर या डायोड या आईसी। तो आपको फॉल्ट को अगर निकालना है तो सबसे पहले यहां से आप इस कॉइल को निकाल दीजिए। जब इस कॉइल को निकाल देंगे तो आपकी बैटरी की कनेक्शन जो है आईसी से रिमूव हो जाएगा। समझिए बात को, इस कॉइल को आप रिमूव कीजिए यहां से, तो आपकी आईसी जो है अकेला पड़ जाएगा, इसको पॉजिटिव लाइन जाना बंद हो जाएगा। उसके बाद मल्टीमीटर का एक नेगेटिव प्रोड यहां दीजिए माइनस पे, और एक पॉजिटिव प्रोड यहां पे दीजिए, और मल्टीमीटर कंटिन्यूटी के रेंज में सेट होगा आपका। तो इसके बावजूद भी अगर आपका बीप नहीं जाता है, शॉर्टिंग नहीं जाता है, तो आप समझ जाइए कि हमारा जो है पीछे का शॉर्टिंग नहीं है, फिर हमारे आईसी का है या का शॉर्टिंग है। अगर आप इस कॉइल को रिमूव किया और यहां से शॉर्टिंग आपका रिमूव हो जाता है, तो आप कंफर्म हो जाइए कि आपकी शॉर्टिंग या तो इस कैपेसिटर में है या इस कैपेसिटर में, दोनों में से किसी एक में है। अब इस दोनों में से किस में है, इसको फाउंड करने के लिए यहां से फिर से इस पे आप क्या कीजिए, थोड़ा सा लिक्विड अप्लाई कर दीजिए, चाहे रोजिन दे दीजिए, कोई पेस्ट दे दीजिए, फिर यहाँ बैटरी डालिए, जो भी कैपेसिटर शॉर्ट होगा वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। ऐसे भी शॉर्टिंग फाउंड करने का और भी तरीका हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल यहाँ ये समझ जाइए कि आपके सर्किट में जो शॉर्ट लगते हैं वो आपकी कैपेसिटर का वजह होता है, डायोड के वजह होते हैं, या फिर इस आईसी का वजह होता है, क्योंकि आईसी में भी प्लस माइनस जाते हैं, कैपेसिटर में भी प्लस माइनस है, और डायोड यहाँ कैपेसिटर में भी देखिए यहाँ प्लस है और नीचे से माइनस है। तो ये सब जितने हैं हमारे पैरेलल है, और ये कॉइल जो है रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज है। और एक चीज आपको बता दें कि पैरेलल सीरीज में सेल को कनेक्ट करने से क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, 4 सेल है आपके पास, ये ऊपर से पॉजिटिव हुआ, नीचे से निगेटिव हुआ, ये 4 आपके पास बैटरी है। एक बैटरी का जो पावर है वो 3 वोल्ट है, ऐसे समझ लीजिए, कितना है 3 वोल्ट, 3 वोल्ट एक सेल की, तो सारे के सारे वोल्ट 3 वोल्ट के हैं। तो अगर हमें इसे सीरीज में जोड़ना है या पैरेलल में जोड़ना है तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो देखिए पैरेलल में किस तरह से जोड़ा जाता है, सबसे पहले इसको हम जोड़ेंगे पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल में जोड़ने के लिए इसकी ना पॉजिटिव को एक जंपर से इस तरह से जोड़ दीजिए और निगेटिव को एक जंपर से इस तरह से जोड़ दीजिए। तो यहाँ जो आपको वोल्टेज आउटपुट होगा ये प्लस ये माइनस, तो कितना वोल्ट आउटपुट होगा कोई बता सकते हैं? 3 वोल्ट ही होगा सर। 3 वोल्ट ही 3 होगा, खाली 3 वोल्ट होगा, आएगा, एम्पियर बढ़ जाएगा सर। एम्पियर बढ़ जाएगा इसमें जी। अगर ये हमारी कोई बैटरी, अगर हर बैटरी 1-1 एम्पियर की है तो आउटपुट हमको मिलेगा 3 वोल्ट और कितने टोटल 4 एम्पियर, ठीक है। 3 वोल्ट 4 एम्पियर हमें मिलेगा, ये पैरेलल होता है क्योंकि पैरेलल में एम्पियर बढ़ते हैं। अब आप इसको सीरीज में कनेक्ट कीजिए, ये पॉजिटिव है, तो सीरीज का मतलब होता है एक का प्लस एक का माइनस, एक का प्लस एक का माइनस को जोड़ दीजिए, तो लास्ट में आपको क्या निकलेगा, देखिए माइनस और निकल जाएगा प्लस, यानी कि प्लस माइनस। एक बैटरी हमारी 3 वोल्ट की है, ठीक है, और सब है 1-1 एम्पियर की, तो हमको क्या निकल जाएगा, यहाँ 4 बैटरी है 12 वोल्ट 12 वोल्ट 1 एम्पियर, 12 वोल्ट और 1 एम्पियर, 1 एम्पियर 1 एम्पियर 12 वोल्ट और 1 1 एम्पियर, एम्पियर 1 एम्पियर
1 एम्पियर, ठीक है, 12 वोल्ट 1 एम्पियर। तो अब आप लोग समझ गए कि पैरेलल और सीरीज में क्या फर्क होता है। अब यहाँ क्या है कि ध्यान दीजिएगा कि अगर सीरीज में है तो अगर आपकी एक बैटरी है तो क्या वोल्टेज आउटपुट होगा? क्या सर आवाज कट कट आ रही है सर, आवाज सही नहीं आ रही है। नहीं होगा सर। अगर एक बैटरी अगर आपकी खराब हो जाए तो आपकी आउटपुट यहाँ बंद हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है सीरीज में। लेकिन पैरेलल में क्या है कि अगर एक बैटरी भी खराब हो जाए फिर भी आपकी आउटपुट बनते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ये बैटरी खराब हो जाए फिर भी ये 3 का कम्युनिकेशन बन जाएगा। तो यहाँ क्या होंगे कि आपकी तो एम्पियर कम हो जाएगा। हाँ जी, इसमें तो एम्पियर कम हो जाएगा, वोल्टेज बराबर रहेगा। बराबर रहेगा, सिर्फ यहाँ 4 के बजाय 3 एम्पियर हमें मिलेंगे। तो यही होता है। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर एक बैटरी अगर शॉर्ट हो जाए, खराब नहीं हो जाए, अगर ये बैटरी शॉर्ट कर जाए इस तरह से, इसकी प्लस माइनस मिक्स हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तब ये क्या होगा कि इसकी आउटपुट यहाँ बंद होंगे, ठीक है। अगर ये बैटरी शॉर्ट करे तभी आउटपुट बंद होगा, नहीं तो बंद नहीं होगा। यहाँ क्या है सीरीज में कि अगर एक भी बैटरी अगर आपका खराब हो गया, यानी कि ओपन हो गया, कट गया, तभी आउटपुट बंद होगा। अगर ये शॉर्ट कर जाएगा, इस तरह से प्लस माइनस जुड़ जाएगा, तब इसकी आउटपुट बनते रहेंगे। लेकिन वही होगा, ये 9 वोल्ट पे आ जाएंगे, तब ये 9 वोल्ट पे आ जाएगा, क्योंकि एक सेल अगर इसका शॉर्ट कर जाए तो भी इसकी सप्लाई आपको आउटपुट देंगे, बल्कि वो 12 से 9 वोल्ट हो जाएगा। तो यही फर्क है सीरीज में और पैरेलल में। और आप जान गए कि अगर पैरेलल की एक भी कंपोनेंट अगर आपकी शॉर्ट कर जाए तो पूरी की पूरी वोल्टेज आपका ड्रॉप हो जाता है और सर्किट में बीप आ जाता है। तो यही चीज होता है हमारे सर्किट में, जो जितने भी सेक्शन में शॉर्ट लगते हैं, जिनको कि लोग कहते हैं फुल शॉर्ट, हाफ शॉर्ट, फुल शॉर्ट, हाफ शॉर्ट। तो ठीक है, फुल शॉर्ट, हाफ शॉर्ट, तो भैया सीधी सी बात है, फुल शॉर्ट और हाफ शॉर्ट क्यों लगते हैं, सर्किट में किसकी वजह से लगते हैं, और किन कंपोनेंट में ज्यादा चांसेस रहता है शॉर्टिंग आने का, आईसी में या कैपेसिटर में या डायोड में। इन सभी वजह से आपके सर्किट में शॉर्टिंग आता है। ट्रैक भी शॉर्ट करते हैं, कभी कभार हमारी मेन लाइन भी वाटर डैमेज होने की वजह से मेन ट्रैक्स भी शॉर्ट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हमारा कैपेसिटर और आईसी का, डायोड का ही रहता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मदरबोर्ड पे। सर आवाज नहीं आ रही ना, इसको क्या हो गया? हाँ हाँ, आवाज आएगा। चलिए अब आपको सामने दिख रहा होगा कि कल तो मैंने आपको छोटे कंपोनेंट्स बदलने का जितने भी हमारे मदरबोर्ड में छोटे छोटे कंपोनेंट हैं, चाहे वो कॉइल्स था, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर थे, मैंने आपको रिप्लेस करके दिखाया था कि उसे किस तरह से रिमूव करेंगे और फिक्स करेंगे, वो तो हमारे कंपोनेंट थे। अब हम लोग आ जाते हैं बैटरी कनेक्टर पे, कि हमारे मदरबोर्ड में जो बैटरी कनेक्टर लगे हुए हैं, डिस्प्ले की जैक है, सेंसर है, माइक है, इस तरह से हम लोग इसको हम लोग किस तरह से शिफ्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं या नया लगा सकते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैटरी कनेक्टर से, कि बैटरी कनेक्टर तो हमारे बोर्ड में सबसे ज्यादा डैमेज होने वाला चीज है, कि थोड़ी सी भी गलती हुई तो ये टूट जाता है, कवर जाता है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि हमारे मदरबोर्ड का टेम्परेचर क्या होता है। यहाँ जो मदरबोर्ड में जितने भी कंपोनेंट लगे हैं, इसका टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया था कि कम से कम 300 इसकी टेम्परेचर होते हैं, क्योंकि इसमें 217 या 283 का पीपीडी इस्तेमाल होता है। तो मिनिमम 300, मैक्सिमम 350, 300 से 350, अगर उससे ज्यादा हम लोग करते हैं 380 तक भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें डैमेज का चांसेस अधिक हो जाता है। तो 300 से 350 तक हमारा सेफ्टी है।
तो इस कनेक्टर को रिमूव करने के लिए हम लोग 320 की टेम्परेचर को इस्तेमाल करेंगे और एयर हमारा 4 रहेगा, तब इसे हम रिमूव करेंगे। तो प्लास्टिक कंपोनेंट किसी भी चीज को अगर आप रिमूव करते हैं तो सबसे पहले उसमें हल्का सा फ्लक्स जरूर दीजिए, थोड़ा सा उस पर फ्लक्स दीजिए हल्का सा, ताकि वो जले नहीं, मेल्ट ना हो। और अपने एसएमडी का एयर जो है 4 पे रखिए, 4.5 पे भी रख सकते हैं, और इसे 330 की या 340 कर सकते हैं मैक्सिमम, 330 की हीटिंग अप्लाई कीजिए। संतोष सर। जी सर। सर मैं 26 वाली बैच से हूँ, तो सर आज जो आप क्लास दे रहे हैं वो किस चीज की क्लास दे रहे हैं सर, पूछ सकता हूँ? ये सब हार्डवेयर की है, बेसिक से हार्डवेयर की कंपोनेंट से फिर हम लोग आईसी तक जाएंगे। इसमें जैसे बैटरी कनेक्टर, एलसीडी कनेक्टर चेंज करना बताएंगे सर, या मतलब फॉल्ट फाइंडिंग वाला सर आज, क्योंकि ये क्लास तो सर ये जितने भी हैं यहाँ हम लोग चेंज करने के अभी प्रोसेस चल रहा है। जब फॉल्ट फाइंडिंग तब चलेगा जब इन लोगों का हार्डवेयर क्लियर हो जाएगा, स्कीमेटिक्स क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग डीसी पावर सप्लाई पे जाएंगे, सॉफ्ट किलर पे जाएंगे, तब फॉल्ट की बात करेंगे। ओके ओके सर। एक्चुअली क्या सर, मैंने सारी क्लासें ले ली है ये वाली, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि भाई फॉल्ट फाइंडिंग क्लास है या क्या। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। तो यहाँ हमारा हीटिंग रहेगा 330 और एयर रहेंगे 4। और देखिए डिस्टेंस, हमारी जो जैक है और एसएमडी का जो नोजल है, इसमें जो डिस्टेंस रहेगा, एक मिनट रुक जाए, हमारा छोटा कैमरा आपको दिख रहा है कि नहीं? चलिए, हमारा छोटा कैमरा दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हमारी जो एसएमडी का नोजल रहेगा, इसकी डिस्टेंस जो है 1 इंच हो रहेंगे बराबर, कम से कम 1 इंच का डिस्टेंस रहेगा प्लास्टिक जैक में। अगर ज्यादा नजदीक करेंगे तो जलने का चांसेस रहेगा, इसलिए कम से कम 1 इंच का डिस्टेंस बना के रखें। सर इसको मूव कर सकते हैं या एक ही जगह रखना है इस टेम्परेचर में? नहीं, थोड़ा सा इसको एसएमडी को मूव करना है, हल्का हल्का उसको राउंड बाय राउंड करना है। डायरेक्टली एक जगह फोकस करेंगे तो जलने का चांस रहेगा। हल्का सा एसएमडी के नोजल को हल्का हल्का यहाँ जैक में मूव करना है। इसके बाद इसको क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद इसकी स्टेटस देखेंगे नीचे का, कि जब हम लोग इसकी जैक को रिमूव करते हैं तो रिमूव करने के बाद जो है नीचे का प्रिंट वगैरह चेक कर लेते हैं कि प्लस माइनस आईडी थर्मिस्टर 4 पॉइंट होते हैं, इसमें सारा पॉइंट क्लियर है या नहीं। तो इस तरह से क्लीन करके इसको चेक कर लेना है कि ये सारे ट्रैक्स जो है हमारे कनेक्टेड हैं या नहीं है। ये सारे ट्रैक्स कनेक्टेड रहना चाहिए जब भी जैक रिप्लेस करते हैं तो सारे हमारे पॉइंट सही हैं और हमारा जैक भी जो है बरोबर है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है जैक में। तो जैसे कि आप इसे रिमूव करते हैं तो रिमूव करने के बाद आप चाहें तो इसकी टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं। टेम्परेचर डाउन करने का मतलब है कि अगर निकालने में आपको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है तो आप चाहें तो इसकी टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। टेम्परेचर डाउन करने के लिए बैटरी कनेक्टर की जब भी टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो मिनिमम 183 का पीपीडी इस्तेमाल करेंगे, कम से कम 183, क्योंकि अगर उससे कम की पीपीडी अगर आप इस्तेमाल करते हैं 138 वगैरह की, तो इसकी ना मजबूती कम हो जाता है। मजबूती का मतलब है कि इसकी पकड़ जो है मदरबोर्ड से वो वीक हो जाता है, जिस वजह से अगर बैटरी को अगर पुश करके बाहर निकालेंगे तो हमारा जैक भी बाहर आने का चांस रहता है। तो यहाँ पे 138 नहीं 183 की पीपीडी से आप टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं। अगर बिना डाउन किए आप लगाते हैं तो और भी काफी ज्यादा बेहतर है, काफी ज्यादा हैवी कनेक्टेड वो होता है। तो कोशिश कीजिए कि डाउन ना करना पड़े, लेकिन फिर भी शुरुआती में अगर आपको दिक्कत का सामना हो तो आप 183 की पीपीडी लगा करके इसे टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं। जब टेम्परेचर डाउन हो जाए तो आप इसे फिर से फ्लक्स लगाइए, और फ्लक्स लगाने के बाद हल्की सी फ्लक्स हम फिर से जैक पे भी देंगे, क्योंकि जैक पे अगर नहीं देंगे तो ये जलने का चांसेस रहता है। और
हम इसे हीट करेंगे फिर से सेम टेम्परेचर। जैक को हम ऊपर में रखेंगे अभी, जब तक कि हमारा नीचे का सारा मेल्ट नहीं हो जाता पीपीडी, तब तक हम इसे जो है रखेंगे नहीं। तो मेल्ट हो चुका है क्योंकि अभी हम नजदीक से इसको हीट कर रहे हैं। अब जब हम जैक रखेंगे तो इसकी हीटिंग को थोड़ा हम दूरी बना लेंगे। ये क्या लगाया, साइन इन क्या लगाया बीच में? हाँ जी, ये साइन इन किसने लगाया बीच में? क्या बताया आपने? टाइम? हेलो, बस बस हो, हट गया हो गया सर, हट गया। हट गया सर, फिर आया। सर इसको हमने पीपीडी नहीं लगाया ना पहले? पीपीडी नहीं पीपीडी नहीं लगाया। पीपीडी आप लगा सकते हैं, अगर आपको बैठाने में दिक्कत हो पीपीडी लगा के आप इसे लगाइए, आराम से बैठ जाएगा। लेकिन हाँ, वो शुरुआती का है, जब तक कि आप प्रैक्टिस मोड में है तब तक वो है, और जब आपके प्रैक्टिस मोड क्लियर हो जाते हैं तो फिर आप इसे डायरेक्ट फिक्स कीजिए। वो काफी ज्यादा मजबूत होगा, एकदम कंपनी जैसा मजबूती आएगा उसमें। ठीक है, तो पीपीडी लगाने, पीपीडी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीपीडी लगाना है तो 183 का पीपीडी लगाना है, उसमें मजबूती होता है, वो आपके जैक को बाहर नहीं आने देगा और आराम से यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 138 नहीं डालना है। 138 हम देंगे कंपोनेंट पे, रेजिस्टेंस कैपेसिटर पे, क्योंकि उसको उंगली से निकालने की वो चीज नहीं है। बट जैक जो है हाथ से निकालने की चीज है, बैटरी कनेक्ट करके, तो इसमें मजबूती हमें चाहिए। आगे इसके बाद हम चलते हैं डिस्प्ले कनेक्टर पे, कि हम लोग डिस्प्ले कनेक्टर को किस तरह से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है, हम लोग इसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ ऑलरेडी है कि इसकी एक एरिया थोड़ा सा यहाँ पत्ती इसका निकला हुआ है, बाद बाकी ये ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, चला हुआ नहीं है, बिल्कुल सही है। सर पीसीबी स्टैंड लेना चाहते हैं तो कौन सा बेस्ट रहेगा सर? अभी पीसीबी स्टैंड आपको दिख रहा होगा, हम ये यूज कर रहे हैं, ये भी मैकेनिक का है। क्या मॉडल है सर? मॉडल नंबर तो इसका मिल चुका है, काफी दिनों से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसकी फोटो खींच के आपके ग्रुप में डाल दूंगा, आप फोटो से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं मैच करके। जी सर थोड़ा डाल दीजिए ना सर। चलिए, तो इसको प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो सेम प्रोसेस है कि पहले हल्का सा फ्लक्स देना है इस पे, फ्लक्स देने के बाद हमारी जो हीटिंग है 330 रहेगा, एयर 4। सर एसएमडी किस हाथ से बेस्ट रहेगा? दाहिना हाथ से, राइट हैंड। राइट हैंड, अच्छा। जो भी कंपोनेंट उठाना है, कनेक्टर उठाना है, वो लेफ्ट हैंड से उठाएंगे। हेलो सर, ठीक है, हमारी कनेक्ट बाहर आ गए, ये वीवो की बोर्ड है। तो कोशिश कीजिए, हमेशा देखिए सही तरीका होता है कि हम जो है दाहिने हाथ से अपनी एसएमडी के हैंडल को पकड़ते हैं और बाएं हाथ से टीचर को पकड़ते हैं। बाद बाकी और सबका अपना अपना प्रैक्टिस होता है कि कोई शुरू से बाएं हाथ से ही काम कर रहे हैं, राइट नहीं लेफ्ट हाथ से ही वो काम कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड से, तो वो उनका अपना अपना प्रैक्टिस होता है। लेकिन शुरू से कोशिश कीजिए कि
राइट हैंड से काम करने का, तो इसमें आपको ज्यादा जो है बैलेंस मिलता है, बैलेंस इसमें बेहतर मिलता है, आपकी जो बैलेंसिंग है वो, और मुझे तो अच्छा बैलेंस मिल रहा है, और अपना अपना होता है वर्क करने का। चलिए अब हम जरा इसकी प्रिंट क्लियर करके देख लेते हैं। प्रिंट क्लीन इसलिए कर लें कि अगर आप जैक चेंज करते हैं तो नीचे में अगर कोई वाटर डैमेज होने की वजह से कोई प्रिंट अगर सड़ा हुआ है या कोई डिस्कनेक्टेड है तो आपको दिख पाएगा, अगर आप इस तरह से उसे क्लीन करेंगे तो उसे दिख पाएगा कि आप देख पाएंगे कि क्या अंदर में उसकी प्रिंट है या नहीं है, या डैमेज हो चुका है। जरूर क्लीन करने ही पता चलेगा इसका अंदर के प्रिंट। तो प्रिंट सभी सही है, अगर प्रिंट डैमेज हो तो इस करके उसे आप जंपर कर लीजिए। जंपर करना भी दिखाएंगे कि किस तरह से जंपर करते हैं, माइक्रो जंपर। हमारा आवाज सही है या फिर कोई दिक्कत है? तो रुक के आ रही है सर। कभी कभी सर रुकता है, हमेशा हाँ। कभी कभी कट जाता है। जी जी, कभी कभी मुझे भी लगता है, क्योंकि हमारी नेटवर्क जब वीक होती है तो यहाँ लिख देता है नेटवर्क स्लो। सर एक चीज जी सर, नोट 8 का जो डिस्प्ले कनेक्टर है तो उसमें हाँ। तो सर नीचे में बहुत कनेक्शन है, ऊपर में बहुत कनेक्शन है, तो उसको अगर हटाएंगे तो ऊपर से हटाना होगा, साइड से भी नहीं हटा सकते, उसको उतार के ऊपर से उतारना होगा, क्योंकि नीचे भी कनेक्शन है ऊपर भी कनेक्शन है, उसको कैसे उतारेंगे सर? नीचे भी कनेक्शन है और ऊपर भी कनेक्शन है, Redmi Note 8 का डिस्प्ले जैक। सर हाँ सर। एक मिनट देख लेते हैं हम जरा कि Redmi Note 8 यही है ना? जी सर, उसका नीचे भी देखिए पॉइंट है और ऊपर भी है। तो जैक तो सेम ही है, जो जैक अभी मैंने यहाँ से रिमूव करा है इसकी तो प्रिंट इस तरह से ही है। इसे आप देखिए तो यही यही प्रिंट है उसमें, नीचे ये दोनों तरफ तो प्रिंट ही है। मैं ये बात नहीं बता रहा हूँ सर, इसमें जो नीचे का E2200 लिखा है वहाँ पे बहुत सारा कंपोनेंट है, ऊपर भी बहुत सारा कंपोनेंट है सर। अच्छा कंपोनेंट है, यानी कि रेजिस्टेंस कैपेसिटर वगैरह है। हाँ सर, हाँ सर। जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपोनेंट है फिर भी वो निकल जाएंगे, क्योंकि जब आप फ्लक्स उस पे अप्लाई करते हैं तो वो कंपोनेंट नहीं भागता है। और दूसरी बात, अगर आपको फिर भी डर है कंपोनेंट की तो आप उस पे फ्लक्स के बजाय रोजिन अप्लाई कीजिए। रोजिन ऐसा चीज है कि आपके कंपोनेंट को उसकी जगह से जाने नहीं देता है। जैसे कि आपने देखा था कि मैंने कैपेसिटर भी फिक्स करा तो रोजिन के थ्रू ही फिक्स करा था पहली क्लास में, ठीक है? हाँ, ये तो रोजिन पकड़ रहा है। हाँ, तो रोजिन जब आप लगा देंगे इस जैक के चारों तरफ तो आपकी कोई कंपोनेंट अगर पिघलते भी हैं तो वो अपनी जगह पे ही रहेगा, वो जाएगा कहीं नहीं, ठीक है? तो रोजिन आप थोड़ा सा अप्लाई कर दीजिए चारों साइड, उसके बाद आप रिमूव कीजिए तो उसकी कंपोनेंट्स कहीं नहीं जाएंगे। सर रोजिन को गला के लगाए या रोजिन को ऐसे ही लगा दे? रोजिन की जो हल्का सा टुकड़ा लीजिए, टुकड़ा वहां रख दीजिए और उस वहां सोल्डिंग सटा दीजिए, वो पिघल करके फैल जाएगा। हल्का ट्विजर से उसको तोड़ लीजिए, वहां टुकड़ा रख दीजिए और उसको सोल्डिंग से सटा दीजिए, वो पिघल जाएगा। ओके सर। चलिए, तो अब अगर इसको फिटिंग करना हो तो नीचे आप चाहें तो इसकी टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। 183 से कीजिए, 138 नहीं करना है।
हाँ 138 जहां करना होगा वहां हम बता देंगे कि यहाँ पे आप 138 अप्लाई कर सकते हैं, बट जहां नहीं करना है वहां नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो डिस्प्ले तो जैक ठीक है लग जाएगा आसानी से, डिस्प्ले कनेक्ट भी हो जाएंगे, लेकिन जब रिमूव करने की बारी आएगा तो वो उखड़ जाएंगे, कोई ना कोई प्रिंट छोड़ देगा। तो 183 हमारा बेस्ट रहता है जहां पे हमें मजबूती चाहिए। तो अब यहाँ हमें सेम फिर से फ्लक्स अप्लाई करने हैं और हल्की सी फ्लक्स ध्यान दें कि जैक पे भी दे देना है, क्योंकि जैक पे जितना बेहतर फ्लक्स रहेगा उतनी कम चांसेस रहेंगे आपकी जैक को बर्न होने का, पिघलने का। और जैक को हम पकड़ लेंगे अच्छे से। एक मिनट, पहले जैक पकड़ में आ जाए तभी इसे फिक्स करने में आसानी होगा। ठीक है, देख सकते हैं अपनी जगह पे ये प्रॉपर आ चुका है। अब हम इसको क्लीन करके भी देख लेते हैं। सर एक चीज पूछना था सर। जी जी बताइए। सर जब कभी भी हम एलसीडी कनेक्टर बैठाते हैं तो कभी कभार हम लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो कभी कभार लट जाता है सर, उसको सही करने का कोई तरीका? क्या होता है? हिल जाता है कभी कभार सर। देखिए हिलता है वो तो आपको आपके हाथ की बैलेंसिंग आपको ठीक करने पड़ेंगे। हिलने का वजह होता है कि वो आपके हाथ की बैलेंस, तो आपका बैलेंस आपको बनाना हो तो कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप पहले हमारे छोटे कैमरे को देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप काम करें तो ये हाथ में हमारा ट्रिगर रहता है, ये बाएं हाथ में, दाएं नहीं बाएं हाथ में। तो हाथ की जो ये स्पेस रहता है, ये देखिए ये जो हमारी हाथ है ये नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारी जो ये जो एरिया है इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं अपनी असेंबली पे, अरे सॉरी पैड पे। दिख रहा है हमारा हाथ यहाँ पे, यस या नो दिख रहा है? जी सर, जी सर। तो ये हम क्या करते हैं, हाथ को हवा में नहीं रखते हैं। अगर आप हवा में रख के काम करेंगे तब तो आपका हाथ कांपेगा, और यहाँ पे है कि एक सुई के नोक बराबर भी अगर आपका हाथ कांपता है तो फिर आपके कंपोनेंट सही से नहीं बैठ पाएंगे। तो हाथ को यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए, उसके बाद इसको आप पकड़िए। तो ये देखिए आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपेगा क्योंकि इसको नीचे सहारा मिल जाता है। तो यही ट्रिक है कि अपने हाथ को सहारा हल्का नीचे से दे दीजिए, और उसे अगर नीचे से हल्का सा सपोर्ट मिल जाएगा तो वो बिल्कुल नहीं गिरेगा। सर इसको शोल्डरिंग करके भी लगा सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, सोल्डिंग करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैक हमारा सही है, बिल्कुल भी नहीं जला है। सर अगर इसमें नया कनेक्टर हमें लगाना होगा, पहले उसको सोल्डिंग करनी होगी? नया कनेक्टर लगाना होगा तो पहले उसको पलट करके पीछे में जो उसकी पिन है उस पर हल्का सा पीपीडी तो मत दीजिए, हल्का सा फ्लक्स दे दीजिए। फ्लक्स देने के बाद सोल्डिंग में हल्का सा रांगा लगा लीजिए और उसको एक बार सीधे चला दीजिए नीचे से ऊपर तक, 1 से 2 बार। यानी उसमें अगर रांगा पकड़ लेते हैं या पीपीडी पकड़ लेता है तो वो जब मदरबोर्ड पे फिक्स होगा तो काफी आसानी से वो बैठ जाएगा, उसको आपको हिलाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, अपनी जगह वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेंगे।
हाँ, अगर अगर मदरबोर्ड में कोई ट्रैक मिस होगा तो उसके बाद वो ट्रैक उसमें जंपर करेंगे, उसके बाद उस पे सोल्डिंग करना चाहिए ना। क्या चीज पे जंपर? मतलब अगर कोई कनेक्ट मदरबोर्ड पे कोई ट्रैक कनेक्टर में मिस होगा, पहले तो उसको जंपर करना है उस। जंपर उसको पहले हल्का सोल्डर लगा देना है उसकी पिन पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हल्का सा सोल्डिंग अगर आप लगा देते हैं तो वो चीज आपके बोर्ड में आसानी से पकड़ लेता है, चिपक जाता है। बाद में आपको उसे दोबारा सोल्ड करने की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं तो बार बार 2 बार 3 बार आपको सोल्डिंग से उसको हिलाना पड़ेगा, तभी वो जाकर के उसके में रांगा पकड़ पाएंगे। तो पहले उसे हल्का सा अगर आप उसमें सोल्डर पहले से कनेक्ट कर देते हैं, वो मदरबोर्ड में इजीली फिक्स हो जाता है। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे का हमारा प्रोसेस है, ये सेंसर है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। इस सेंसर को हम लोग किस तरह से रिप्लेस करते हैं। इसके नीचे में हल्का सा फ्लक्स डालेंगे और ऊपर में भी हल्का सा डाल देंगे। ऊपर में देने से ये होता है कि ये इसकी जो आईज रहते हैं वो बर्न नहीं होगा, वो जलेगा नहीं। अब इस पे हीटिंग 330 का अप्लाई करेंगे और हीट जो हम देंगे ये हमारा इसके नीचे वाले लेवल में रहेगा, एकदम नीचे वाले लेवल में हीट करेंगे। यहाँ सामने नहीं देना है, एकदम जड़ में हीट करना है, यहाँ नीचे, ताकि इसकी एरिया जो है मेल्ट हो सके। सर इसको भी 320 देना है हीट। और जी, मदरबोर्ड की कंपोनेंट जो भी है, देखिए मदरबोर्ड पे जो भी कंपोनेंट लगे हैं उसको 330 आपको देना पड़ेगा, क्योंकि 330 से कम में वो बाहर नहीं आएगा। अच्छा, आयर 4 रखना है। हाँ सर, आयर इसमें 4 ही रखना है। हाँ जी, क्या आयर तो 4 ही रखना है इसमें। एयर 4। हाँ ठीक है, ठीक। ठीक है, इजीली आ गया बाहर। सर अगर इसके पास तो कंपोनेंट नहीं है, अगर पास में कंपोनेंट होंगे या पीछे कंपोनेंट होगा तो फिर कोई दिक्कत होगा ना? नहीं, दिक्कत क्यों होगा? देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, किसी भी कंपोनेंट पे काम करने का एक्चुअल टेम्परेचर और एक्चुअल टाइमिंग अगर आप बना के रखते हैं तो उसके जस्ट पीछे भी अगर कोई कंपोनेंट है तो उसको नुकसान नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, पहले एक चीज आप दिमाग में एडजस्ट कीजिए कि आप अगर सामने में किसी चीज को डायरेक्ट गर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका रंग आप पिघलेगा कि हमारे मदरबोर्ड के पीछे की कंपोनेंट का रंग आप पहले पिघलेगा। ये पहले गौर कीजिए। सामने का पिघलेगा पहले क्यों पिघलेगा? तो हमारी मदरबोर्ड जानते हैं ना, 10 लेयर की मदरबोर्ड है स्मार्टफोन की। पहले की जो फोन आते थे उसकी 7th लेयर की बोर्ड थी, इसकी बोर्ड ना 10 लेयर की बोर्ड है। तो जब हम सामने गर्म कर रहे हैं तो पहले सामने ही मेल्ट होगा, उसके बाद जो है 10 सेकेंड या 15 सेकेंड के बाद पीछे के कंपोनेंट भी मेल्ट होंगे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि नहीं होंगे, लेकिन सबसे पहले सामने का कंपोनेंट मेल्ट होगा। तो जब हम इस पे हीट करते हैं तो ट्विजर को इसके बगल में रखते हैं और ट्विजर से हम उसको हल्का सा टच करके देखते रहते हैं कि ये मेल्ट हुआ कि नहीं। देखे कि मेल्ट हुआ तो उठा लिए, बल्कि वेट नहीं किए कि तुम और अच्छे तरह से पिघल जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका टाइमिंग होता है मैक्सिमम 30 सेकेंड। ध्यान रखिएगा, 30 सेकेंड के अंदर में अगर आप 20 से 30 सेकेंड के अंदर में कंपोनेंट को उठा रहे हैं तो उसके पीछे में कोई कंपोनेंट है भी तो उसको कोई नुकसान नहीं है। आप आईफोन पे काम करते होंगे तो आपने देखा होगा कि आईफोन की मदरबोर्ड में इतना स्पेस तो वहां आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा आईफोन की मदरबोर्ड, देखे हैं? हाँ जी, देखिए। हाँ सर, हाँ सर, देखे हैं।
सर आपका कहने का मतलब है जो भी हम कंपाउंड, ये देखिए ये आईफोन की बोर्ड है। अब इस आईफोन के बोर्ड में देखिए कि कितना कंजेस्टेड है, इतनी कंजेस्टेड है कि आप सोच लीजिए। और दोनों तरफ कंपोनेंट एकदम भरा हुआ है, नीचे भी पूरा भरा हुआ है, ऊपर भी भरा हुआ है आईफोन के बोर्ड में। तो क्या तो आईफोन में काम नहीं होता है? होता है, 100% होता है, बिल्कुल होता है। तो ये तो एंड्रॉयड है, यहाँ तो हमें स्पेस है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पीछे में भी कंपोनेंट है। बल्कि अगर आप टाइम मेंटेन कीजिएगा, समय को मेंटेन कीजिएगा 20 से 30 सेकेंड, तो नीचे में कंपोनेंट है भी तो आपको टेंशन नहीं है। हाँ, अगर उसके बावजूद भी आपको डर है कि नहीं मुझे टाइमिंग मेंटेन करने में दिक्कत होता है, तो इस तरह से टेप आते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये फोम टेप आता है, इसको हीट एब्जॉर्ब करने का ये काम करता है टेप, ठीक है। एक तो हीट सिंक टेप आते हैं, सिल्वर टेप, वो तो हीट को रोकता है, इस पार उस पार जाने नहीं देता है। बल्कि ये जो रबर टेप होते हैं, फोम टेप होता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। यानी अगर कहीं पे गर्मी आप डालेंगे तो उस गर्मी को ये अपने में एब्जॉर्ब करने का काम करता है सबसे ज्यादा। तो आप अपने मदरबोर्ड के पीछे में इस टेप को भी लगा सकते हैं। ये टेप क्या करेगा, आपके नीचे जो गर्मी आ रही है उस गर्मी को ये अपने में एब्जॉर्ब करेगा, आपके आईसी और कंपोनेंट्स को ये निकलने नहीं देगा, मेल्ट नहीं होने देगा, ठीक है। तो इसकी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप अगर सही टाइम को कैलकुलेशन करके काम करेंगे तो इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। समझ रहे जैसे हैं? सर जैसे 20 सेकेंड 10 सेकेंड का टाइम होता है, उस समय बाई चांस हम लोग नहीं निकाल पाए तो उसको फिर बोर्ड को ठंडा होने दें फिर करें। बिल्कुल, हाँ, ये भी एक सही चीज आपने बोला कि अगर आपने 40 सेकंड में नहीं निकाल पाया, मैक्सिमम 30-40 मैक्सिमम होता है, लेकिन हम 30 ही बताते हैं कि 30 में कीजिए भैया, सेपरेट एरिया में रहिए, सेफ जोन में रहिए। तो 30 में अगर आप नहीं निकाल पाए तो दोबारा करना क्या है कि आप अपने असेंबली को वापस कर लीजिए। असेंबली को वापस करने के बाद बोर्ड को ठंडा कीजिए। फिर आप अगर 330 पे काम कर रहे थे तो अपनी असेंबली को लेके चले जाइए 340 पे, और दोबारा फिर से फ्लक्स अप्लाई कीजिए और फिर ट्राई मारिए। देखिए 30 सेकंड में वो जरूर बाहर आएगा, ठीक है। तो ये टाइमिंग होता है, टेकअप कीजिएगा तो नीचे में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बावजूद भी दिक्कत है तो मार्केट में फोम टेप आ गए हैं, जो आप नीचे की मदरबोर्ड पे चिपका देंगे तो आपकी गर्मी जो भी नीचे जाएगा वो नीचे टेप में चला जाएगा, कंपोनेंट आपके मेल्ट नहीं होंगे, पिघलेंगे नहीं, तब तक आप ऊपर में काम कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद इसकी आपको हर एक जो है ट्रैक्स वो आसानी से दिखेंगे। देखिए सारे कनेक्शन आपको दिखने लगेंगे। ये सब सभी चीज अगर ओके है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप चाहें तो इसकी टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको अगर काम करने में परेशानी थोड़ी सी भी महसूस हो रही है या लगने में थोड़ा सा भी दिक्कत महसूस हो रहा है तो इसकी टेम्परेचर को डाउन कर लीजिए। 138 से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसे हाथ से निकालने की ये चीज नहीं है, ये लग गए सो लग गए। तो 138 इस पे हल्का सा डाल दीजिए और सोल्डिंग से सब में इसे मेल्ट कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि सब में बराबर मात्रा में रहनी चाहिए। थोड़ा सा 19-20 चलेगा क्योंकि इसकी एरिया ना बड़े बड़े हैं, हल्का सा 19-20 चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो टेम्परेचर आप चाहें तो डाउन कर लीजिए, डाउन करने के बाद इसे लगाइए। तो हम अभी विदाउट टेम्परेचर में इसको हम फिक्स कर रहे हैं, तो बस हल्का सा फ्लक्स देंगे और सेम टेम्परेचर देंगे और यहाँ से हम जो सेंसर है इसको रिमूव कर लेंगे, हटा लेंगे। हटा लिया मैंने। सबसे पहले हम नीचे मदरबोर्ड को मेल्ट करेंगे, तभी सेंसर यहाँ रखेंगे। तो देखेंगे कि हमारा प्रिंट जो है वो मेल्ट होने लगा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मेल्ट हो गया। अब यहाँ हम सेंसर को रख देंगे। तो सेंसर क्या है कि अपनी जगह जो है ये बनाएगा। देखिए ये अपनी जगह को बना लिया, ये हिल रहा है अपनी जगह पे आराम से, ठीक है। तो जब हम इसे हल्का सा हिला डुला देते हैं तो ये अपनी जगह को कॉन्फ़िगर कर लेता है।
इनकी जो स्पेस है ये ऑटोमेटिक उस स्पेस पे आके शिफ्ट हो जाता है। और क्या टाइम लगेगा, 20 सेकंड लगे होंगे मुश्किल से इसको, हमें लगता है फिट करने में 25 सेकंड लग जाए। तो ये सब है जो आपके हाथ पे डिपेंड करता है। जब आप यहाँ इसको आप देखे होंगे कि जब हम यहाँ किए होंगे तो हमारा ये हाथ आपको इस तरह से स्टील मिला होगा, ये वाली है, ठीक है, ये स्टील मिला होगा। इससे क्या होता है कि यहाँ पे ये हमें बैलेंस अच्छे ये गर्म होने से सेंसर खराब नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं आता उसमें? नहीं, ये सेंसर जो है 280 300 डिग्री तक को ये बर्दाश्त करेगा। 300 300 330 340 तक ये झेल लेगा, उसके बाद नहीं झेल पाएगा, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि इसकी जो आईज रहते हैं ऊपर की एरिया, इसको हम हीट नहीं मानते हैं, हम यहाँ बोर्ड पे हीट करते हैं। शुरू में भी मैंने बोला कि जड़ में हीट कीजिए, इसके सामने में हीट करने से कोई फायदा नहीं है, हमें यहाँ से इसके रिमूव करना है। तो हम जब एसएमडी चलाते हैं तो नीचे में इसको एयर देते हैं, ऊपर में देखिए यहाँ मैंने फ्लक्स दिया था, ये फ्लक्स अभी भी पिघला हुआ है, तो ये ऊपर में ये कूल रहता है, फ्लक्स लगने के बाद ये ऊपर में ये कूल रहता है, नीचे से ये पिघल जाता है। हाँ सर, एक चीज है, जैसे जैसे कि पीपीडी में 138 डिग्री 185 डिग्री या है ना इसमें ये टेम्परेचर, क्या चीज बता रहे हैं? जी जी बोलिए। जैसे जैसे पीपीडी में 138 डिग्री या 185 डिग्री 138 और 183 की पीपीडी मिलते हैं, तो 183 भी ले सकते हैं। हाँ हाँ, आप मेरी बात सुनिए जी, अगर उसमें 138 या 183 है वटएवर, उसमें टेम्परेचर ऐसा देना होता है। फ्लक्स में भी ऐसा होता है? क्या चीज के लिए? जैसे पीपीडी में 138 डिग्री है, हाँ, उसमें फ्लक्स में भी ऐसा वोल्टेज देना होता है, मतलब फ्लक्स ऐसा है कि 138 डिग्री या 183 डिग्री उसमें इतना वोल्टेज है, उसमें भी ऐसा रीडिंग दिखाई दे रहा है फ्लक्स में? सर वो पूछना चाहते हैं कि फ्लक्स में भी ऐसा कोई डिग्री होता है कि 138 या 183 यूज होता है? नहीं, वो सिर्फ पीपीडी में होते हैं, फ्लक्स में ऐसा कुछ नहीं है। फ्लक्स तो आपको मात्र 40 डिग्री सेल्सियस से वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, फ्लक्स, ये जो पेस्ट आप देख रहे होंगे हमारे छोटे कैमरे में, इसको जैसे ही 40 से 50 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कीजिएगा ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कोई डिग्री नहीं होता है, क्योंकि ये 0 टेम्परेचर से काम करना स्टार्ट करता है, बल्कि जो पीपीडी होते हैं वो 138 डिग्री टेम्परेचर से वो मेल्ट होना, पिघलना स्टार्ट होता है। तो फ्लक्स में ऐसा कुछ नहीं है। फ्लक्स आपका समझिए एक लिक्विड है, गर्म करेंगे पूरा पिघल जाएगा, फिर ठंडा होगा, फिर हल्का टाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं डिजिटल माइक। काफी दिक्कत होता है इनको भी बदलने में काफी लोगों को। डिजिटल माइक, अब डिजिटल के माइक के बारे में अगर बोले तो काफी लोगों का मैंने देखा है कि काफी लोग इसे जंपर करके लगाते हैं, 3 वायर कनेक्ट करके जंपर करके लगाते हैं। वो जंपर करके इसलिए लगाते हैं ताकि अगर उसमें वो हीट करते हैं तो वो डैमेज हो जाता है। और ये माइक को अगर आप 250 से अबव टेम्परेचर पे हीट कर दीजिए तो नेचुरली है कि ये पंद्रह मिनट बैठो आता हूँ।
फिर तो वाह हो जाएगा। चलिए जी, सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सर, सुन पा रहे। ओके, हाँ सर हाँ। हाँ, तो आगे का प्रोसेस है डिजिटल माइक। तो डिजिटल माइक का हमारा प्रोसेस होता है कि काफी लोग इसे जंपर करके लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि परेशानी रहता है कि हीट करते हैं तो वो काम नहीं करता है। अब वाकई काम वो नहीं करता है, मैंने भी देखा है कि काम नहीं करते हैं। थोड़ी सी भी अगर ये टेम्परेचर इसमें 5 सेकंड का भी अगर फासला हो जाए तो आपका ये माइक काम करना बंद कर देता है। अगर आप जंपर करके लगाते हैं तो काम करने लगता है। तो जंपर में है कि जंपर कीजिए, फिर नीचे ऊपर उसको टेप से फिक्स कीजिए, फिर अगर नीचे होल है तो वहां पे टेप को हल्का सा होल कीजिए। तो जितनी मेहनत आप जंपर में करेंगे उतना देरी में आप इसे फिक्स कर सकते हैं असेंबली से। तो सबसे पहले तो आप ये तो जानते हैं कि मदरबोर्ड का रियल टेम्परेचर हमारा 320 है, 330 है, ठीक है। और अगर ये नीचे वाली सब बोर्ड पे है तब तो ये 290 में भी निकल जाएगा, क्योंकि नीचे की जो सब बोर्ड होते हैं सीसी बोर्ड वो काफी पतला होता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ छोटे कैमरे में ये जो सब बोर्ड होते हैं इस पे जो माइक रहता है, ये माइक तो और भी आसानी से निकल जाता है क्योंकि ये बोर्ड काफी पतले रहते हैं। पतला होने की वजह से ये आसानी से बाहर आ जाता है और लग जाता है। तो लेकिन जो हमारी मेन मदरबोर्ड पे रहते हैं वो तो कम से कम 320 लेगा, क्योंकि ये मदरबोर्ड जल्दी हीट होने में टाइम लगता है, हीट को भी ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब तक कि इसको रियल टेम्परेचर 310-15 नहीं उड़ेगा तब तक ये निकलेगा। तो चलिए कोई नहीं, अगर इस माइक को आप रिप्लेस कर रहे हैं तब तो आप इसे 310-15 या 20 की हीट में इसे आप निकाल लीजिए। तो सबसे पहले इसे हम 320 की हीट में बाहर कर रहे हैं। एयर 3 या 4 दीजिए, क्योंकि बगल में जैक है तो 4 दीजिए। या जैक को अगर आप पैक करना चाहते हैं तो सिल्वर टेप से पैक कर दीजिए। ट्वीजर सटा के हमेशा चेक कर लेते हैं कि ये अभी तक हिला या नहीं हिला, इसीलिए ट्वीजर रखते हैं हम बगल में। ओके, चलिए तो निकल गया, ठीक है। अब इसका देखिए प्रोसेस क्या है। सबसे पहला प्रोसेस कि अगर आप इस पे नई माइक लगाइएगा तो आपको तो कम से कम 300 का हीट देना पड़ेगा, है कि नहीं। 300 का अगर आप हीट देंगे तभी नई माइक इस पे फिक्स होगा। और अगर आप 300 का हीट देंगे तो वो नया माइक आपका बचेगा नहीं, क्योंकि मार्केट में जो माइक मिलते हैं वो 100% ओरिजिनल प्रीमियम होता नहीं है, बल्कि क्वालिटी ठीक ठाक रहते हैं, बल्कि वो हीट को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करता है। तो उसके लिए क्या है कि अपने को यहाँ कोशिश करना है कि इस माइक को हमें 220 पे लगा दें, मात्र 220-200 की टेम्परेचर में, 220-200 की टेम्परेचर में। तो अगर आप 200 या 220 की टेम्परेचर में माइक को लगाएंगे तो क्या लगता है कि आपका माइक खराब हो जाएगा? नहीं होएगा सर। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, उससे नहीं होगा। एयर 3 और 4 रखेंगे। हाँ, एयर 3 या 4 रखिए और 220 की टेम्परेचर पे लगाइए। तो कैसे लगेगा 220 की टेम्परेचर पे? 130 वाला सर, वो डिग्री वाला PPD। जी, सही बताया आपने। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि डिसोल्डर वायर लेना है। डिसोल्डर वायर को हल्का सा रोजिन में मेल्ट करना है। ये देखिए हमारा रोजिन है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ रोजिन आपको दिख रहा होगा छोटे कैमरे में। ये रोजिन इस तरह से ये टिवड़ी में आते हैं। इस रोजिन में हल्का सा डिसोल्डर वायर को भिगा दीजिए। हल्का सा मैं यहाँ इस तरीके से आपने देखा कि मैंने इसे भिगा दिया सोल्डिंग आयरन की मदद से। भिगाने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, जो कंपनी का जो रांगा है जो इस माइक के प्रिंट पे है, इस कंपनी के रांगा को हम यहाँ से क्लीन करके हटा देंगे। माइक बंद कर लीजिए। यहाँ जो कंपनी का जो रांगा है इसको यहाँ से निकाल देंगे। तो अब आप यहाँ से देखिए कि यहाँ से कंप्लीटली रांगा जो है वो
रिमूव हो चुका है। ठीक है, ये एकदम क्लीन, यहाँ पे कंपनी का कोई रंगा नहीं है, कंपनी की यहाँ कोई टेम्परेचर अब यहाँ बनने वाला नहीं है। अब आप इसकी टेम्परेचर को जैसा चाहे बना सकते हैं। हमने कंपनी का पीपीडी यहाँ से उतार दिया, हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया। अब हटने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम 138 अप्लाई करेंगे, 138। ठीक है, 138 का पीपीडी यहां अप्लाई करा और लेंगे सोल्डिंग आयरन। कोशिश कीजिए कि हर एक प्रिंट में बराबर मात्रा में ये लगे। क्लीन, तो यहां मैंने क्या किया, 138 दिया। अब ध्यान देना है कि ये जो होल है इसको बंद नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए कि ये सूख जाना, कि क्लीन होना चाहिए। अगर फिर भी ये होल अगर जाम है तो यहाँ सुई से इसको साफ कर लीजिए, क्योंकि होल अगर जाम रहेगा तो आपके माइक की आवाज जो है वो नहीं के बराबर जाएगा। इस होल को साफ रखिए। ठीक है, तो होल दिख रहा होगा कि होल हमारा क्लीन है, ये सब भी ध्यान देना है, होल जो है वो पैक नहीं रहना चाहिए। अब हमारा यहाँ क्या है, 138 का टेम्परेचर मैंने कर दिया इसको। अब हम लेंगे फ्लक्स पेस्ट। ठीक है, यहाँ पेस्ट हमें उतना ही देना है जितनी की यहाँ जरूरत है, इतना ज्यादा नहीं देंगे कि ये पिघल करके हमारी होल में चली जाए। काफी बार ऐसा होगा कि आप लोग माइक जब बदल देते हैं, काम तो करता है लेकिन चिल्लाते हैं तब आवाज आता है, सॉफ्टली आवाज नहीं जाता है, नजदीक करके जोर से बोलना पड़ता है। तो कभी कभार तो वो तो माइक खराब होने की भी वजह से होता है, और जब आपके छिद्र जाम हो जाते हैं इसकी, तो उस वक्त भी हम यहाँ से जो निकलने वाला है हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हमारा मदरबोर्ड का काम फ्री, टेंशन फ्री है आप मदरबोर्ड से। अब आपको करना क्या है कि अगर ये आपकी नई माइक है, सपोज दैट कि अगर आपने ये नई माइक अगर आपने निकाला डब्बे से, सील से निकाला आपने इसे, तो निकालने के बाद क्या कीजिए, आप अपनी सोल्डिंग आयरन की टेम्परेचर को 250 पे रखिए। कभी भी ध्यान रखिएगा जो बहुत ज्यादा गर्म सोल्डिंग आयरन होता है वो इसमें नहीं टच करना है। बहुत ज्यादा गर्म मतलब कि कोई सोल्ड्रॉम की सोल्डिंग आयरन आप इस्तेमाल करते हैं, सोल्ड्रॉम हर कोई रखता है रिपेयरिंग में, सीसी वगैरह को निकालने और बैठाने के लिए, क्योंकि वो काफी हीट होता है, सीसी वगैरह का पिन वगैरह आसानी से वो निकल जाता है, या सीसी को दोनों तरफ से वो सोल्डिंग सटाने पे वो आराम से सीसी लग जाता है बिना एसएमडी का। लगाते भी होंगे आप लोग सोल्डिंग आयरन से सीसी को, कि एसएमडी से लगाते हैं? हम तो सीसी शोल्डर से लगा लेते हैं सर। जी जी, सोल्डिंग आयरन से ही लग जाता है और आसानी से लग जाता है, कोई परेशानी नहीं है। तो आप उसके लिए सोल्ड्रॉन सोल्डिंग आयरन इस्तेमाल करते होंगे, एगो तो कम से कम वो रखे होंगे सोल्ड्रॉन। हाँ हाँ जी, तो यहाँ पे सोल्ड्रॉन बिल्कुल नहीं सटाना है। जो आपके पास डीसी सोल्डिंग आयरन है, छोटी वाली पतली हीट वाली, वो सोल्डिंग आयरन को कम करके 250 पे रखिए, क्योंकि अगर आप उसको भी फुल कर देते हैं तो वो भी 400 की टेम्परेचर पे चला जाता है। तो उसको फुल इतना कम कीजिए, उसमें आप अनुमान ले लीजिए कि फुल करने पे 450 जाता है, तो 250 हमारा कहाँ जाएगा, वहां पे ले जाइए
और यहाँ पे भी हल्का सा पीपीडी 138 की लगाइए, हल्का सा पीपीडी यहाँ लगाइए और इस यहाँ भी लगा दीजिए और इधर भी लगा दीजिए, या यहाँ लगाने में दिक्कत है तो उस पीपीडी को सोल्डिंग आयरन में ही लगा दीजिए, पीपीडी रख दीजिए, सोल्डिंग आयरन सटा दीजिए, तो वो पीपीडी पिघल करके आपके सोल्डिंग आयरन में सट जाएगा और वहां से आप इस पे लगा दीजिए 138, 250 की टेम्परेचर में 138 यहाँ अप्लाई कर दीजिए। जब ये अप्लाई हो जाता है फिर आप इसका पोजीशन ले लीजिए कि जिस तरह से ये लगना है, ये हमारा ये पोजीशन है। अब आप अपने एसएमडी का टेम्परेचर मात्र रखिए 220, ओनली 220। चलिए हम एसएमडी का टेम्परेचर चेंज करते हैं और देते हैं इसको 220 पे और 4। चलिए 220 पे देखिए ये माइक आपका लगता है नहीं, देखिएगा पहले हम नीचे की प्रिंट को मेल्ट करेंगे। देखिए हमारा प्रिंट मेल्ट हो चुका है, अभी मात्र 220 का टेम्परेचर है। अब हम यहाँ माइक रखेंगे, अब ध्यान दीजिएगा आपका माइक लगा कि नहीं। देखिए माइक को हिला रहे हैं, लगा है माइक जी, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ लग रहा है। फिर ये माइक लग गया, हटा दो चाहिए हीट। ठीक है, तो माइक हमारा लग गया। थोड़े बहुत मैंने ज्यादा देर हीट कर दिया, वो इसलिए कि आपको दिखे कि ये माइक हिल के अपनी जगह पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये कम से कम जब आप माइक रखेंगे तो माइक रखने के बाद ये 10 सेकेंड में ही लग जाता है, ये कंफर्म है, वो 10 सेकेंड में लग जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस मेथड से लगाते हैं तो क्या आपकी उम्मीद है जो माइक खराब होगा लगने में? क्या आपको लगता है कि क्या ये प्रोसेस है सही आपके माइक के लिए? नहीं, ये सही है, ये सही है, इजी प्रोसेस है, एकदम इजी प्रोसेस है। और इसमें आपकी जो आप लगाएंगे, कोई भी मदरबोर्ड में आप लगाइए, नीचे की सब बोर्ड हो, मेन मदरबोर्ड हो, जियो की माइक हो, किसी भी फोन की माइक हो, आप एसएमडी से माइक चेंज करेंगे और आसानी से चेंज होगा, एक बार में काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में काम कर देगा। कोई जंपर 3 निकालो, जंपर डालो, फिर डालो, चेक करो, कुछ नहीं, डालिए, निकालिए, टाइट कर दीजिए मोबाइल। अगर माइक की प्रॉब्लम है एक बार में काम कर जाएगा। तो ये इजीली प्रोसेस है। अब इसी में होता है कि किसी का होल ऊपर में रहता है या नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो उसको क्या करेंगे बताइए, अब आप लोग हमें बताइए जरा। उसको भी सर यही प्रोसेस है, 2 से 20 की हीट देंगे बस उस पे साइड से। नहीं, उसमें जैसे सेंसर में साइड में दिया ना हीट, उसी हिसाब से इसको भी देना है साइड में हीट। तो चलिए, जिसका ऊपर में ही होल रहता है उसके लिए क्या करना है, तो चलिए दिखाते हैं। सिल्वर टेप लीजिए, ये देखिए, यहां से देखिए मैंने सिल्वर टेप को काटा है, आपको दिख रहा होगा जी, दिखा आपको? सिल्वर टेप लेना है, हाँ ठीक है, नहीं आया, अभी टाइम लगेगा, अभी लगेगा 10 मिनट। ठीक 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 ठीक। तो सिल्वर टेप को हल्का सा लीजिए, कट कीजिए और इसकी जो होल है उस होल पे इसको लगा दीजिए। तो क्या अब हो जाएगा, आप बताइए? हाँ हो जाएगा। और जब आपकी माइक इंस्टॉल हो जाए तो बाद में सिल्वर टेप को यहाँ से रिमूव कर दीजिए, इजी प्रोसेस, नीचे हो या ऊपर हो। दूसरा रास्ता वो भी है ना, जैसे आपने वो सेंसर लगाया तो साइड में ही, खाली साइड में ही हीट आपने दिया है, हाँ, तो उस तरीके से भी नहीं लगेगा ना ये माइक? हाँ, तो ऊपर में होल है तो आप तिरछा हीट करके भी लगा सकते हैं उसे साइड से। हाँ। और अगर ऊपर से हल्का सा सिल्वर टेप मार दिया तो ये 100% सुरक्षित हो गया। साइड, ऊपर, दाएं बाएं जैसे मन है वैसे लगाइए। हाँ ठीक है। ठीक है, पीछे की तरफ कंपोनेंट ना हो तो पीछे से गर्म करके भी हो सकता है। पीछे से हम क्यों लगाएंगे, हम सामने से लगाएंगे, पीछे तो इससे पहले।
अब हम लोग सामने से काम करेंगे, चाहे माइक हो, सेंसर हो, डिस्प्ले जैक हो, कनेक्टर हो, कुछ भी सामने से काम कीजिए एकदम बेझिझक, निडर हो करके। बल्कि प्रोसेस अगर मालूम हो तो क्यों हम पीछे जाएंगे। पहले तो था कि कोई काम करना था तो हम लोग पीछे देखते थे कि भाई साहब पीछे बोर्ड खाली है कि नहीं खाली है, यार हीट कहाँ करेंगे, टेंशन होता था कि कैसे निकालेंगे, पीछे तो जगह ही नहीं है, तो काफी डरे डरे काम करते थे। लेकिन अब क्या है, पीछे में हमें देखना ही नहीं है, हमें सामने से काम कर लेना है। ठीक है, ओके सर। चलिए कंपोनेंट के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमारे मदरबोर्ड में जो छोटी छोटी आईसियां रहती है उसको हम लोग किस तरह से रिप्लेस करते हैं या रिमूव करते हैं। तो चलते हैं सबसे छोटी आईसी। चलिए, तो ये हमारे मदरबोर्ड की छोटी आईसी है जो कि लेग आईसी है। तो आपके मदरबोर्ड में दो तरह की आईसी, माइक बंद कर लीजिए, आपके मदरबोर्ड में दो टाइप की आईसी, लेग आईसी एवं बॉल आईसी, लेग आईसी एवं बॉल आईसी। तो मदरबोर्ड पे हम किसी भी आईसी को रिमूव करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लेग आईसी को सीखते हैं, क्योंकि बॉल आईसी को निकालने के लिए आपको रिवॉल्व के तरीके भी समझाने होंगे, तो रिवॉल्व के तरीके पे हम लोग कल से जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग लेग आईसी पे किस तरह से काम करते हैं। तो लेग आईसी कोई भी आपके सर्किट में हो तो मिनिमम तो उसे रिमूव करने के लिए 330 की हीट आपको देना ही पड़ेगा और 3.5 की एयर देना पड़ेगा, 3.5 या 4 की एयर आप दे सकते हैं। तो 330 की 330 330 की हीटिंग 340 भी दे सकते हैं, 340 30 से 40 के बीच की हीटिंग हम शिफ्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे एवं 3.5 या 4 की एयर को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पे फ्लक्स अप्लाई करते हैं। हल्का सा फ्लक्स इसलिए देना है क्योंकि अगर हम लोग फ्लक्स नहीं डालेंगे तो हमारा मदरबोर्ड फूलने का डर रहता है, और जब फ्लक्स रहते हैं तो ये फ्लक्स कंप्लीटली आईसी के चारों तरफ फैल जाता है और अच्छे से आईसी को ये मेल्ट करता है, यानी पिघलाता है। तो टाइमिंग है 30 से 35 सेकेंड, मैक्सिमम 40 सेकेंड। 30 से 40 सेकेंड में आपका कंपोनेंट बाहर आ जाना चाहिए, 30 से 40 सेकेंड। अगर 30 से 40 सेकेंड में कंपोनेंट बाहर नहीं आता है तो एसएमडी को वापस रिमूव कीजिए, 10 टेम्परेचर को और बढ़ाइए, फिर से आप ट्राई कीजिए। तो ये एक प्रोसेस होता है कि 30 से 40 सेकेंड। अगली चीज है कि जब भी हम लोग आईसी पे काम करते हैं तो आसपास की कंपोनेंट को एकदम ध्यान देते हैं कि वो कंपोनेंट भी हमारा अपनी जगह पर रहना चाहिए, उड़ना नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी अगर दिक्कत हो कि कंपोनेंट फिर भी जाने के चांसेस रहते हैं तो आप अपने मदरबोर्ड का एक पिक्चर जरूर ले लीजिए। पिक्चर कि अगर आपकी आउटपुट डिस्प्ले पे हो रहा है तो वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप आउटपुट नहीं है बाहर, माइक्रोस्कोप से काम कर रहे हैं, नॉन कैमरा वाली है, तो माइक्रोस्कोप की जो आई कनेक्टेड है जहां से आप देखते हैं उसमें आप अपनी रियर कैमरा को अटैच कीजिए। देखिए आपके मोबाइल में उसकी पिक्चर आ जाएगा, उसकी फोटो एक क्लिक कर लीजिए। इससे ये बेनिफिट होगा कि जब आप काम करेंगे तो काम करने के दरमियान जो भी कंपोनेंट अगर आपका हिल जाता है या फिर उड़ जाते हैं या फिर एक दूसरे में चिपक जाते हैं तो आप उसको उसे दोबारा इंस्टॉल करने में काफी आसान हो जाएगा। आप पहचान पाएंगे कि ये कंपोनेंट कहाँ लगा हुआ था और आप उसे इजीली फिट कर पाएंगे। तो हम लोग अपना एक बैकअप लेके काम करते हैं, इसको कहते हैं बैकअप, कि हमारे पास बैकअप है कि काम करने से पहले हमने उसकी एक इमेज ले लिया है जिससे आपको अनुमान हो जाएगा कि हमारी कंपोनेंट कहाँ थे, वो क्या अपनी जगह से हिल चुका है, तो दोबारा आपको उसको शिफ्ट करने में आसानी होगी। ये जो आईसी वगैरह सब कितने जितना टेम्परेचर में खराब नहीं होता है इतना?
आईसी कोई भी हो आपके मदरबोर्ड में, वो आईसी देखिए, आईसी दो तरह के, एक होते हैं आपको कार्बन बॉडी आईसी और एक ग्लास आईसी। जो भी कार्बन मटेरियल आईसी है, जैसे कि हम दिखाते हैं कार्बन मटेरियल आईसी, तो ये सब जो आईसी है, चलिए ये सब जो आप आईसी देख रहे हैं, ये सब आईसी आपको 360 तक हीट को बर्दाश्त करता है, 360 370 भी झेल लेगा। ठीक है, ये सब थोड़ा हीट को ज्यादा बर्दाश्त करता है। लेकिन जो ग्लास आईसी होता है, ग्लास आईसी, चलिए ग्लास आईसी दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये देखिए, ये ग्लास आईसी है, एकदम चमकीला रहेगा। चलिए दिखा क्लियर। ठीक है, ये ग्लास ऐसी है, ये आपको 330 तक, 340 तक, 350 तक ये भी झेल लेगा, मैक्सिमम 350। उससे ज्यादा दीजिएगा तो ये डैमेज हो जाएगा या फिर हाँ, आयर कितना रहेगा इसमें सर? हाँ जी, आयर कितना रहेगा इसमें? 330, 340 है, 350 हो जाएगा क्रिस्टल ये ग्लास वाली। ग्लास ऐसी पे हम लोग काम करेंगे तो उसपे जो हीट अप्लाई करेंगे 350 मैक्सिमम हीट रहेगा, 350। और एयर तो आप अपनी उसकी जगह के अनुसार एयर अप्लाई कीजिए, कि अगर वहां कंपोनेंट कम है तो वहां 4 की एयर दीजिए, अगर ज्यादा कंपोनेंट है तो 3.5 एयर पे काम कीजिए। ठीक है सर। 3.5 तो एयर आप अपने अनुसार देख लीजिए कि आपकी एसएमडी जो है बहुत ज्यादा फोकस एयर में तो नहीं दे रहा है, अगर बहुत ज्यादा दे रहा है तो थोड़ा कम ही एयर रखिए कि कंपोनेंट उड़े नहीं। हाँ, अगर उसके बावजूद भी डर है तो साइड से हल्का सा रोजिन अप्लाई कर दीजिए, फिर कोई कंपोनेंट नहीं उड़ेगा, अपनी जगह पे ही रहेगा। हेलो। हाँ जी, सर अगर ऐसी डाल रखने पर अगर एक बाजू के जो ड्राइवर वगैरह है अगर मिस हो गए तो क्या प्रॉब्लम है? बाजू के ये जो बाहर के डायोड वगैरह है उसके बाजू में क्रिस्टल है। अच्छा, इसके बाजू में जो कंपोनेंट है, हाँ, वो तो अगर अगर मिस हो गए तो उसको पर्याय क्या है? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये अगर मिस हो जाए यानी वो अपनी जगह से हिल जाए, तो इसे बैठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा इसे हम लगा सकते हैं। क्योंकि आपको कंपोनेंट लगाने का तरीका मैंने शुरू में ही दिखाया था कि कोई कंपोनेंट को हम लोग किस तरह से फिक्स करते हैं, रोजिन से और 138 की पीपीडी से। और हमारे पास मिस हो जाए सर। हाँ जी, लेकिन अभी देखो सर, मैंने WTR बिठाई है, लेकिन वो आजू बाजू में वाटर डैमेज थी, तो बाजू के कंपाउंड हल्के से हीट में निकल उखड़ गए नीचे से। तो तो उखड़ के वो कंपोनेंट, ऐसे सिचुएशन, अच्छा ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? ओके, अगर वो कंपोनेंट उखड़ के खो गया या फिर आपके पास है, ये बताइए, वो कंपोनेंट खो गए, भुतला गए, या फिर है आपके पास कंपोनेंट? है सर, अब मेरे पास ही है, लेकिन वो जो ना सर वाटर डैमेज की वजह से पूरी तरह डैमेज हो जाए, दोनों साइड में से कंपाउंड कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा, दोनों तरफ से, आपके कहने का अर्थ है कि अगर ये दोनों तरफ से इसकी प्रिंट खराब हो जाए, हाँ, तो इसे हम फिर मदरबोर्ड में कैसे लगाएंगे? तो कोई दिक्कत नहीं, अगर प्रिंट खराब हो जाए तो वहां आप हल्का सा सर्जिकल ब्लेड से स्क्रैच कीजिए, तो आपको अंदर में प्रिंट मिल जाएगा उसका। क्योंकि पानी लगने की वजह से उस पर कार्बन आ जाता है, कार्बन आने की वजह से उसकी कनेक्टिविटी लूज हो जाता है, तो हल्का सा उसे स्क्रैच कीजिए, आपको वहां प्रिंट मिल जाएगा। अगर वहां प्रिंट है ही नहीं, सवाल होता है कि प्रिंट बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर उसकी अगली कनेक्शन किस कंपोनेंट से है, उससे आपको वहां से जंपर करके कनेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि सामने की ये कंपोनेंट मैं देख पा रहा हूं, अगर ये यहाँ से निकल जाए, या कंपोनेंट है हमारे पास, प्रिंट नहीं है, इसकी कनेक्शन हम देखेंगे कि सामने वाले से, इधर की कनेक्शन हम देखेंगे कि इधर से, या फिर हमारी इसकी कनेक्शन हमारी आईसी की स्पिन से, तो हम यहाँ कंपोनेंट को फिर हम इससे जंपर करके लगाएंगे। तो वो तो हम स्कीमेटिक्स में आपको दिखाएंगे कि कोई कनेक्शन कहाँ से आया है। कोई कंपोनेंट अगर आपके खो जाते हैं तो आप उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं, उस वैल्यू के अनुसार दूसरे मदरबोर्ड में भी आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, वो कंपोनेंट कहाँ पे था, क्या वैल्यू होनी चाहिए, वो सब आपको स्कीमेटिक से। जैसे देखिए कि अगर किसी अगले टेक्नीशियन ने
काम करने के दरमियान ये कंपोनेंट को मिसिंग कर दिया। अब आपके पास बोर्ड आया, आपने देखा कि यहाँ पे कुछ होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए नहीं मालूम है, तो उसका भी उपाय है स्कीमेटिक में कि वो दिख जाएगा, क्या वैल्यू क्या था नहीं था वो सब दिखेगा। ठीक है, तो आगे है इसकी टॉपिक्स। ओके सर, मिल गया मेरा जवाब जो मुझे चाहिए था। हाँ जी। हाँ। चलिए, तो इसको हम सेम टेम्परेचर में फिक्स करेंगे, बिल्कुल वही टेम्परेचर में इसे हम फिक्स करेंगे। तो पहले ऐसे यहाँ नहीं रखते हैं, पहले हम यहाँ मेल्ट करते हैं, उसके बाद ऐसे रखते हैं। सर इसमें यही 320 वाला टेम्परेचर रखना है ना? चलिए, हेलो। इसमें 330 का टेम्परेचर रखना है, 330। अच्छा 330, मैक्सिमम 350 तक जा सकते हैं, मैक्सिमम 350। हाँ, एयर तो यही 3.5 4 तक रखना है। हाँ, 3.5 4। एयर हम लोग डिसाइड करते हैं आसपास के कंपोनेंट के अनुसार, अगर कंपोनेंट कम है। प्लेस क्या है, प्लेस क्या है? तो चलिए, नेक्स्ट की क्लासेस हम कल लेंगे। कल हमारा इससे आगे लेग आईसी पे जाएगा, उसके बाद हम लोग बॉल आईसी पे जाएंगे। हेलो जी। हाँ संतोष सर, मैं 26 तारीख वाला क्लास से बोल रहा हूँ। 1 मिनट। जी जी बताइए। हाँ जी, मैं 26 तारीख वाले क्लास से बोल रहा हूँ सर। 26 तारीख जो यूएफआई का क्लास खत्म हुआ ना सर अभी हाल में, यूएफआई का। जी। 26 अप्रैल वाला क्लास सर, हार्डवेयर यूएफआई जीटैग था। ओके तो ओके। सर मैं पर्सनली आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ सर, तो क्या ये बात कर सकता हूँ सर आपको? जी जी बताइए। जी, मेरा कहना ये था कि सर हम लोग को हार्डवेयर जिसे आप करवाए थे सर, तो आपका जो कंप्लीट, तो सर उसमें हम लोग को सर डेड बोर्ड या प्रॉब्लम डायग्नोसिस का स्टेप टू स्टेप जैसे होता है ना सर, एक पोर्ट चेक करके फाउंड करना या उसका सप्लाई, तो सिस्टमेटिक वगैरह सब सही से बता दिया गया सर, आपने बहुत अच्छा से बताया और समझ में भी अच्छी तरह से आ गया। लेकिन एक सर प्रॉब्लम बोर्ड को डायग्नोस करके सर स्टेप टू स्टेप हम कहाँ पहले चेक करेंगे, उसके बाद कहाँ चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? जैसे सर कभी कभी डेट सेट आता है तो हम लोग उसको पोर्ट चेक करते हैं, पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उस पोर्ट अगर नहीं बन रहा है तो क्या करना है, बन रहा है तो क्या करना है, तो वो सब सर हम लोग को बताया नहीं गया है। तो सर क्या उसका क्लास होगा या सर कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, क्योंकि 26 तारीख वाला सर मैं ग्रुप में सर बहुत ज्यादा ही डिस्प्यूट हो गया है। ओके, तो ठीक है, अगर ऐसा है तो जैसे कि यही बैच अभी चल रहा है, ये बैच जब हमारी फॉल्ट फाइंडिंग के टॉपिक पे जब जाएगी, ठीक है, तो उस वक्त हम देखेंगे कि और भी कोशिश करेंगे कि काफी डीपली तक और जा पाए फॉल्ट फाइंडिंग में। अगर कोई, अभी तो हम लोग वर्क फ्रॉम होम है, तो जो भी हमारे पास कॉल आ रहा है। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब सर कि आप वर्क फ्रॉम होम में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हम लोग भी समझ रहे हैं सर, हम लोग भी तो आ रहे हैं। दुकान में तो है नहीं सर। लेकिन मेरा कहने का मतलब सर, अगर उसको गाइड कर दिया जाए कि हाँ आप सेट आपके हाथ में आया और सेट आपके हाथ में आने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है, यहाँ से आपको कंप्यूटर पे जाना है, कंप्यूटर पे पोर्ट चेक कर लिए, एडीएल पॉइंट चेक कर लीजिए, आपका वहाँ सप्लाई चेक। एक तो सर वर्बली भी अगर हम लोग को पता चल जाए सर कि कहाँ कहाँ चेक कर, सर काम करते करते अपने आप को हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद जब क्लास मिलेगा तो जब काम चालू हो जाएगा तो आप करवा सकते हैं, इसके लिए हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन सर कुछ जानकारी ही नहीं है सर हम लोग की, डेट सेट आएगा तो उसको कैसे हम लोग कंप्लीट चेक करेंगे, कस्टमर सेट दिया और हम लोग उस क्या करेंगे उसके बाद, ये अच्छा चलिए प्रॉब्लम है ठीक है, सर। तो ये एक टॉपिक आपका हुआ कि मान लीजिए कोई कस्टमर हमें बंद फोन देता है। हाँ कोई भी तो प्रॉब्लम सर, कोई भी बंद हो, नेटवर्क हो या कस्टमर ने, हाँ सीधा बात है कि कस्टमर ने सीधा सा बात है कि उसने बोला कि भाई फोन जो है हमारा डेड है, बंद कैसे हुआ ये भी मुझे नहीं मालूम है, आप मुझे बताओ कि क्या खर्च आएंगे और क्या इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है जी सर, जी मैं कहाँ चेक करूंगा, कैसे चेक करूंगा, वो जी, तो प्रॉब्लम है उस सर। फोन को हमें पहले कहाँ से स्टेप उठाने हैं, पहले तो हमें किसी ऐसी को ही नहीं टच करना है, पहले तो हमें उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है। तो चलिए जी ठीक है, सर। इसकी स्टेप जो है हमको, ये जो बैच चल रहा है इस बैच में हम जब इस चीज को क्लियर करेंगे तो आपको हम फिर आपकी जो 26 ग्रुप है तो मैं नोट कर लेता हूँ जरा। जी सर प्लीज सर, क्योंकि सर आप 26 ग्रुप का 26 मैसेज पढ़िएगा सर, उसमें सर बहुत ज्यादा ही अप्रैल है ना, डिस्प्यूट हो चुका 26 है। अप्रैल है। हाँ जी 26 अप्रैल सर। 26 अप्रैल। चलिए, और नाम आप क्या वीरेंद्र जी बोल रहे हैं? जी वीरेंद्र विश्वकर्मा सर। 1 मिनट, वीरेंद्र
चलिए 26 अप्रैल वीरेंद्र विश्वकर्मा जी, डेट फॉल्ट फाइंडिंग। हाँ सर, डेट मतलब सर कि ऑल एक फॉल्ट फाइंडिंग से कि अब डिजिटल लाइट आया तो मैं ये कहाँ सही चेक बात है करूँ, कि नेटवर्क प्रॉब्लम आया। मैं समझ गया कि कोई जरूरी नहीं कि जी, डेट और भी, जैसे कि मान लिया जाए कि ऑडियो ही नहीं आ रहा है या माइक ही नहीं हाँ काम हाँ कर रहा हाँ है, हाँ तो हाँ मैं समझ गया, मैं आपकी भावनाओं जी को समझता हूँ। बल्कि एक जी मैंने सर, अभी नोट डाउन किया है कि डेट फॉल्ट फाइंडिंग, उसके बाद जब चर्चे होंगे तो फिर इस टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। जरूर सर, बस यही करवा दिए सर, मेरा हम लोग का सारा क्लास कंप्लीट हो जाएगा सर, बस वही डर है हम ओके लोगों का सर, क्यों ओके, आप। चलिए ठीक है। जी सर, ओके जी सर, ओके, तो मैंने थैंक नोट यू। डाउन कर लिया है। तो ये जी जब सर, क्लास जब फॉल्ट फाइंडिंग पे जाएगी तो हम आपको पर्सनली लिंक भेजेंगे आपके ग्रुप में। जी एक सर। दिन हो सके तो हम कोशिश करेंगे कि एक दिन आप पहले मैं आप लोगों को इत्तिला कर दूं। सर एक दिन पहले ही बता दीजिएगा सर, जी क्योंकि जी मान जी, लीजिए सर जैसे कि हाँ, तो हम लोग क्लास मिस हो गया तो सर मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ओके चलिए, हम इसको अर्जेंट में लिख लिए हैं कि इसको फॉलो करना है। ठीक, बस ठीक है, थैंक यू सर, बस इतना ही सर था। ओके सर, हमारा तो पूरा कोशिश रहेगा। जी सर, नहीं सर, आपने चलिए का जो सिस्टमेटिक सिखाया है सर वो बहुत ही अच्छा सर मेरे को, मतलब लेकिन मैं एक चीज में अंधा हूँ सर, मेरे पास कोई कस्टमर आए तो मैं करूँ क्या, स्टार्ट कहाँ से करूँ ये मुझे नहीं पता है, तो मैं कैसे काम चलिए, करूंगा सर। ओके ठीक है वीरेंद्र जी। तो जी चलिए सर, एवरीवन, फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। जी सर, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।